रात के तकरीबन 10:30 बजे मैं और मेरा दोस्त विजय एक दोस्त की शादी अटेंड करके बुरहानपुर से भुसावल कार से लौट रहे थे। शादी शाम को थी और सारे दोस्त एक जगह ही इकट्ठा हुए थे, तो शराब की एक बड़ी सी पार्टी भी हुई। हालांकि पार्टी अभी भी वहाँ चल रही थी, लेकिन विजय को अगली सुबह दफ्तर जाना था, इसलिए हम दोनों रात को ही वहाँ से घर के लिए निकल गए। मैं शराब के मामले में एक्सपर्ट था, यानी कितनी पीनी है और कब मुझे चढ़ेगी ये मैं अच्छे से जानता था। मुझे कार चलाकर घर लौटना था, इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा नहीं पी थी। हम रात को तकरीबन 9 बजे ही वहाँ से निकल गए थे और 10:30 के करीब हम रावेर पहुँच गए। रावेर विजय का गांव था। मैंने विजय को उसके घर छोड़ा और फिर मैं अकेला ही भुसावल की ओर निकल पड़ा। होली नज़दीक थी, यानी वो मौसम ऐसा था जैसे दोपहर को मई महीने की गर्मी का एहसास होता और रात को दिसंबर की ठंडी का। अब ठंड होने की वजह से मैंने गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, लेकिन जब घुटन महसूस होने लगी तो मुझे खिड़की खोलनी ही पड़ी, जिस वजह से ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और उससे मुझे नींद लग रही थी। अब मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। कब घर जाऊं और कब गरम गरम बिस्तर पर सोऊं, ऐसा हो रहा था। इसलिए रेडियो पर गाने सुनते हुए मैं वो सुनसान रास्ते से तेजी से गाड़ी चलाने लगा। रावेर को छोड़ 20-25 मिनट हो चुके थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे से घिरा हुआ था और ट्रैफिक ना के बराबर थी, इसलिए तेजी से गाड़ी चलाने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। वैसे भी मेरी नज़र रास्ते पर ही थी, लेकिन उसी सुनसान रास्ते के बीच अचानक कोई आदमी मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने एकदम से ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी तब तक उस आदमी के ऊपर से गुजर चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, दिमाग सुन्न हो गया और कान के अंदर एक अजीब सा संगीत बजने लगा, जैसे वो बधिर हो चुके हों। मैं काफ़ी देर तक गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। हाथ पैर थरथरा रहे थे। शराब का नशा एक झटके में ही उतर चुका था। फिर मैं थरथराता हुआ बाहर निकला। पूरे रास्ते पर अंधेरा था। आसपास कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और उस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गाड़ी के अंदर से अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च में यह हवा देखने लगा कि आखिर कौन मेरी गाड़ी से टकराया। लेकिन ना ही मेरी गाड़ी के आगे कोई था और ना ही पीछे, और ना ही मुझे वहाँ किसी घायल व्यक्ति की आवाज़ आ रही थी। तभी मेरा ध्यान गया कि मेरे गाड़ी के पीछे कुछ ही दूरी पर एक सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ था। मैं कुछ देर उस कपड़े को देखता रहा और फिर मुझे समझ आ गया कि मेरी गाड़ी किसी इंसान से नहीं बल्कि हवा से उड़ते हुए उस कपड़े से टकराई थी, जिसे मैंने आदमी समझ लिया। उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि अभी समझ नहीं आया कि अगर कोई इंसान गाड़ी से टकराता तो उसकी धड़क मुझे महसूस होती, बोनट पर खरोंचे आती। लेकिन डर के मारे मेरा बोनट पर ध्यान ही नहीं था कि बोनट तो सही सलामत जैसे का तैसा था। तभी मुझे लगने लगा कि शायद शराब के नशे के कारण मेरा ध्यान भटक गया होगा। हालांकि मैंने इतनी शराब तो नहीं पी थी, लेकिन शराब और ठंडी हवा की वजह से शायद अब मुझे नींद आने लगी थी। अब इसी हालत में मुझे घर जाने में खतरा लग रहा था। मेरा घर वहाँ से काफ़ी दूरी पर था और न जाने बीच रास्ते में कब नींद लग जाए और किसे गाड़ी ठोक दूँ। इससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों न किसी होटल में रात गुजार लूँ। वैसे भी मेरे घर पर उस दिन कोई नहीं था। बीवी और बच्चे गांव गए हुए थे, तो भला घर जाने की इतनी रिस्क क्यों उठाऊं। मैंने किसी होटल में रात गुजारने के बारे में तय किया और तभी मेरा ध्यान गया कि जिस जगह मेरी गाड़ी रुकी हुई थी उसी जगह से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी होटल थी। मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया और उस होटल के नज़दीक मैंने गाड़ी पार्क की। वो 2 मंजिला लकड़ी की पुरानी होटल थी, जिसका नाम था नयनतारा। होटल के सामने दोनों तरफ खूबसूरत फूलों की झाड़ियाँ थीं। आजू बाजू 2 बड़े पेड़ थे और बीच में एक फव्वारा था। अब होटल भले ही पुरानी लकड़ी की थी, लेकिन उसका रखरखाव काफ़ी अच्छा था, जिस पर से मुझे समझ आता कि वहाँ कस्टमर आते जाते रहते हैं। हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। होटल कैसे भी हो, मुझे सिर्फ उस ठंड भरी रात को गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए था। इसलिए मैं अंदर गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। आंखों की पुतलियाँ लगभग सफ़ेद थी
जैसे उसे आंखों की कोई बीमारी हो या फिर वो अंधा हो। हालांकि उसने मुझे देखते ही अजीब सी मुस्कुराहट दी, जिससे मुझे समझ आ गया कि वो अंधा नहीं है। बोलो साहब। अरे चाचा, आज रात रुकने के लिए कमरा चाहिए था। हाँ साहब, बिल्कुल, आपके लिए तो है। ये कहते हुए उसने मेरे सामने एक रजिस्टर निकाला और उसमें मुझे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखने को कहा। जब मैंने नाम और मोबाइल नंबर लिखा तो उसने मुझे 17 नंबर के रूम की चाबी देते हुए कहा, साहब आपका कमरा ऊपर है, आपको कुछ भी चाहिए बस हमें याद कीजिए। यह कहते हुए वो फिर से अजीब तरह से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वो होटल बाहर से भले ही छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर जाने पर पता चला कि वह काफ़ी लंबा और काफ़ी कमरों वाला है। ऊपर जाते वक्त मुझे महसूस हुआ कि होटल काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा होने के बावजूद किसी की भी चहल पहल वहाँ मौजूद नहीं हो रही थी। लग रहा था जैसे पूरा होटल ही खाली है। हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ रात बितानी थी, इसलिए मैं जल्द से जल्द अपने कमरे में चला गया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं था। एक बड़ा सा बेड था, एक अलमारी थी और कमरे के अंदर ही बाथरूम था। अब मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए कमरे में जाते ही सीधा बिस्तर पर लेट गया और फिर कब मुझे नींद लग गई मुझे समझ भी नहीं आया। फिर आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली। होटल के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज़ ज़मीन पर पटकी जा रही हो। अब मुझे काफ़ी गहरी नींद लग रही थी और उस आवाज़ की वजह से नींद टूट गई तो मुझे होटल वालों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि होटल के अंदर काफ़ी समय से इस तरह की पूठा पटक की आवाज़ आ रही थी और किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर आया और जब बाहर आया तो देखा कि गलियारे की सारी लाइट्स बंद थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाल रंग की रोशनी के बल्ब जल रहे थे और पूरे गलियारे में एक अजीब सी खामोशी थी। उस भारी भरकम आवाज़ के अलावा पूरा होटल शांत था। मुझे लगा कि होटल के अंदर कोई काम चल रहा होगा, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही होगी। इसलिए ये देखने के लिए मैं उस आवाज़ की दिशा की ओर चल पड़ा। पहले तो मुझे लगा कि उस आवाज़ को सुन होटल के बाकी लोग भी बाहर आ चुके होंगे, लेकिन उस गलियारे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। उस अजीब सी मन को बेचैन करने वाली लाल रंग की रोशनी में मैं चलते चलते अपने कमरे से काफ़ी दूर आ गया था और वह अजीब सी भारी भरकम आवाज़ अब काफ़ी नज़दीक से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस आवाज़ के नज़दीक जाने लगा कि अचानक मेरे पैर रुक गए। मैंने देखा कि मेरी थोड़ी दूरी पर एक ऊंची डरावनी आकृति थी। जब ध्यान से देखा तो उस आकृति के पीले रंग की चमड़ी थी, सिर पर लंबे सींग थे, चेहरे पर आंखें नहीं थी और मुंह किसी जानवर की तरह था, जिसके अंदर से उसकी जबान इस तरह बाहर निकल रही थी जैसे कई सारे सांप झूल रहे हो। शरीर का ऊपरी अंग किसी दैत्य की तरह था और नीचे का अंग किसी बड़े जानवर की तरह। एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में एक रस्सी थी जिससे कुछ बंधा हुआ था और वो उसे खींचते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसके वो बड़े बड़े कदमों की आवाज़ उस पूरे गलियारे में गूंज रही थी और उसी आवाज़ की वजह से मेरी नींद टूटी थी। मैं उस अजीब राक्षस जैसे जीव को देख दंग हो गया। डर के मारे हाथ पैर थरथराने लगे। सोचा कि वहाँ से भाग जाऊं, लेकिन नीचे जाने की सीढ़ियाँ मुझसे काफ़ी आगे थी और वो राक्षस उन्हीं सीढ़ियों के नज़दीक था। अगर मैं भागकर वहाँ से जाता तो वो राक्षस मुझे महसूस कर लेता, इसलिए मैं उल्टे पैर अपने कमरे की ओर दौड़ा। अंदर घुसते ही दरवाज़ा लगा लिया। अब मैं उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ की खिड़कियों पर लोहे की जालियाँ लगी हुई थी और उन जालियों को तोड़ पाना लगभग असंभव था। मैं कोई और रास्ता ढूंढता कि तभी उन पैरों की आवाज़ मुझे मेरे दरवाजे के बाहर महसूस हुई। मैं तेज़ी से बिस्तर के नीचे छिप गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से काफ़ी अच्छे से बंद किया था, सारे लॉक लगा लिए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा, लेकिन आसानी से दरवाज़ा खुल गया। बाहर उस अंधेरे गलियारे से वो राक्षस
कमरे के धुंधले उजाले में आ गया। बिस्तर के नीचे से उसके जानवर जैसे पैर नजर आ रहे थे। उसने अपने साथ लाई रस्सी के सहारे कई सारे लोगों को बांध कर रखा हुआ था और वो उन लोगों को घसीट रहा था। उनमें से कुछ लोगों की आंखें मुझसे टकराई। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो लोग चिल्लाकर मेरे बिस्तर के नीचे छिपे होने का ठिकाना ना बता दे। लेकिन उन लोगों की आंखें जैसे स्थिर थी, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसके बाद वो राक्षस कुछ देर तक मेरे कमरे में ही ठहरा और फिर वो बाहर चला गया। जब उसके कदमों की आवाज़ मुझे अपने कमरे से काफ़ी दूर महसूस हुई तो मैं धीरे से अपने बिस्तर के नीचे से बाहर आ गया। दरवाजे से झाँक कर देखा तो वो राक्षस मेरे कमरे से काफ़ी दूर जा रहा था। उसके बाद वहाँ से भागने के लिए मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियों की ओर जाने लगा ताकि सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर भाग सकूं। वो राक्षस मेरे आगे ही था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब तक सीढ़ियों तक ना पहुंच जाऊं राक्षस ना पलटे, और वैसा ही हुआ। मैं लगभग सीढ़ियों तक पहुंच ही गया था। राक्षस मेरे आगे ही था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसे मेरे पीछे होने का कोई एहसास नहीं था। लेकिन अचानक रिसेप्शन पर जो आदमी मुझे मिला था वो मुझसे टकराया। मुझे देखते ही वो अजीब तरह से हंसने लगा और फिर जोर जोर से आवाज़ निकालने लगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अचानक मुझे समझ आ गया कि वो उस राक्षस को मेरा ठिकाना बता रहा था। और वैसा ही हुआ। उसकी आवाज़ को सुन वो राक्षस पलटा और एक कर्कश आवाज़ के साथ मेरी ओर दौड़ने लगा। मैंने आव देखा ना ताव। मैंने उस आदमी को जोर से धक्का दिया और तेज़ी से सीढ़ियों से उतरने लगा। कुछ सीढ़ियाँ छोड़कर मैंने सीधी छलांग लगा दी और बाहर जाने के रास्ते की ओर मुड़ा। लेकिन बाहर के दरवाजे के पास ही मुझे दो लोग खड़े दिखाई दिए जिनके खून से सने कपड़े थे। मैं डर के मारे पीछे की ओर मुड़ा और तेज़ी से दूसरे गलियारे की ओर दौड़ पड़ा। ऊपर से उस राक्षस के चिल्लाने की और सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे किचन का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया और मैं तेज़ी से किचन के अंदर दाखिल हुआ। किचन के अंदर भी लाल रंग की रोशनी के लाइट जल रहे थे और उसी रोशनी के अंदर का नज़ारा देख मैं काँप गया। किचन के अंदर कई सारे मरे लोगों की लाशों को उल्टा लटकाया हुआ था और वो वही लोग थे जिनको मैंने उस राक्षस की रस्सी से बंधा देखा था। यानी उस राक्षस ने उन मरे लोगों की आत्माओं को कैद कर रखा था और यहाँ उनके शरीर लटक रहे थे। अब वहाँ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। मुझे तो बस वहाँ से जिंदा निकलना था। तभी मैंने उस राक्षस के पैरों की आवाज़ को किचन के बाहर सुना और मैं झट से टेबल के नीचे छिप गया। अब उस टेबल के नीचे छिपने जैसी कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। वो चारों ओर से खुला टेबल था और कोई भी मुझे आसानी से देख सकता था। लेकिन और कोई जगह नहीं होने की वजह से हड़बड़ाहट में उसके नीचे छिप गया और वहीं से उस राक्षस को देखने लगा। वो राक्षस किचन में दाखिल हुआ। लाल रंग की रोशनी के अंदर मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था और उस रोशनी में वो भी मुझे साफ साफ देख लेता अगर उसकी आंखें होती। लेकिन वो बिना आंखों के यहाँ वहाँ आवाज़ के सहारे मुझे ढूंढने लगा। मेरी डर के मारे सांसें तेज चल रही थी और दिल भी जोरों से धड़क रहा था। डर लग रहा था कि कहीं वो राक्षस मेरी आवाज़ को ना सुन ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि रिसेप्शन वाले व्यक्ति की आंखें थीं और वो भी मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन उसने किचन के अंदर आकर नहीं देखा। उसने बाहर से ही देख लिया और वो मुझे ढूंढने के लिए बाकी कमरों में चला गया। उसके जाने के बाद दरवाजे के पास खड़े लोग भी मुझे दूसरे कमरों में ढूंढने लगे। कुछ समय बाद वो राक्षस भी वहाँ से चला गया और दूसरे कमरे में मुझे ढूंढने लगा। यह मौका देख मैं चुपके से निकल गया। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ उस होटल के बाहर निकला। जब बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा पहले के मुकाबले काफ़ी बदला हुआ था। आसपास के पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख चुके थे, फूलों के पौधे मर चुके थे और फव्वारे में से पानी की जगह खून बह रहा था। मैं दौड़ता हुआ उस होटल के जितनी दूर जा सकता था उतनी दूर गया और वहाँ से पलटकर उस होटल को देखा। वो पूरा होटल एक अजीब से लाल रंग की रोशनी में चमक रहा था।
मैं और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए झट से मैं अपनी कार में बैठा और तेज़ी से वहाँ से भाग गया। अगली सुबह जब मैंने रात की बात को अपने जान पहचान वालों को बताई तो किसी को भी मेरी बात पर भरोसा नहीं था। सबको लग रहा था कि इस शराब के नशे में मुझे भ्रम हुआ होगा, लेकिन मैंने जो देखा उस पर मुझे पूरा यकीन था। इसलिए उस होटल के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए मैं पीछे लग गया। हालांकि जब सुबह मैं उस होटल की जगह गया तो ये देख हैरान था कि उस जगह पर कोई भी होटल नहीं थी, वह सिर्फ एक खाली मैदान पड़ा हुआ था। उसके बाद उस होटल से जानकारी निकलवाने में मुझे तकरीबन साल भर लग गया और आखिर में मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल साल 2003 की बात थी। उस होटल को वहाँ शुरू हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे, लेकिन होटल उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा था। होटल का मालिक, जिसका नाम शंकर सेठ था, वो उस होटल के चक्कर में काफ़ी कर्जे में डूब चुका था। उसने होटल चलाने के लिए काफ़ी सारे तरीके आजमा लिए थे, लेकिन उसकी होटल नहीं चल रही थी। तब शंकर सेठ ने कर्ज से बाहर निकलने के लिए एक टेढ़ा रास्ता आजमाने के बारे में सोचा। उसने कहीं से काली विद्या के बारे में जानकारी हासिल की और अपने होटल के अंदर उस काली शक्ति को जागरूक करने के बारे में सोचा। कहते थे कि उसने अपने होटल के अंदर एक अनुष्ठान करवाया और उसी रात से उस पूरे होटल के सारे लोग अचानक से गायब हो गए। होटल का स्टाफ, होटल के अंदर ठहरे हुए लोग, यहाँ तक कि शंकर सेठ भी। और उसके बाद वो कहीं नहीं मिले। जहाँ से मुझे जानकारी मिली उसी जगह मुझे शंकर सेठ का एक फ़ोटो भी देखने को मिला और वो वही व्यक्ति था जिसे मैंने रिसेप्शन पर देखा था। अब मुझे पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन मेरे हिसाब से उस शंकर सेठ ने जिस काली शक्ति को जागरूक किया था वो वही राक्षस होगा, और उसने जिन लोगों को रस्सियों से बांध रखा था वह उसी होटल के लोग थे और अब वो उसके कब्जे में थे। शायद से शंकर सेठ का अनुष्ठान उनके ऊपर ही उलट गया था।